Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Now we will continue chapter number 5, Circular Motion. फर्स्ट ईयर हमने देखा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जैसे एक बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, विच इज़ इक्वल टू द हाफ mv²। फिर फाइंड आउट किया कि एनर्जी पोजेसेस्ड इन रोटेशनल मोशन, कि बॉडी जो है वो जब मूव कर रही होगी इन द रोटेशनल मोशन में तो उसकी एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो kr यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इक्वल टू द हाफ आई यानी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ω² एंगुलर वेलोसिटी। ये आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। फिर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड द हूप जो है वो मैंने आपको वीडियो में कल फाइंड आउट करवाया था। उसकी वैल्यूज़ क्या थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हूप की आपके पास आ गई हाफ आई ω²। हमेशा हम बेसिक इक्वेशन जो है वो पहले लगा लेते हैं। फिर उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप जो है वो mr² है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगी इस इक्वेशन में। जब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाफ mr² ω²। हाफ mr² ω² को हम चेंज कर देंगे विद द रिलेशन v² इज इक्वल टू r² ω²। लीनियर वेलोसिटी इज़ रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर द हूप, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द हूप इज़ इक्वल टू हाफ mv²। फिर यही एक्सप्रेशन इसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है फॉर द डिस्क। सबसे पहले आप ये लिखेंगी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ आई ω²। फिर आप उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट जो कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इसमें पुट कर देंगी। जब इसमें आप पुट करेंगी देन एक्सप्रेशन आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगेन आप चेंज करेंगी v इज इक्वल टू r ω, v² इज इक्वल टू r² ω², और आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ जाएगी। फिर जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इस रिलेशंस को हमने याद कर लेना है। ये जो रिलेशंस है ये हमने याद कर लेने हैं। अब देखें कि इफ़ द बॉडी इज़ रोलिंग एंड स्लाइडिंग एज वेल देन इट टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ बोथ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपको देखें ये हूप भी नज़र आ रहा है, ये डिस्क भी नज़र आ रही है और वो उसको जो है वो रोलिंग डाउन हो रहा है। इट मीन्स कि उसकी रोटेशन मोशन भी है डिस्क की और हूप की, और वो उसकी ट्रांसलेशन मोशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है। ये आप यानी कि दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो एट अ टाइम्स एक्टिव हैं। इसमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर, कि आप ये देखें कि अगर डिस्क एंड हूप जो है वो इस पोजीशन में है, इट मीन कि ये एक सर्टन हाइट पे आपके पास यहाँ पे हैं और ये हाइट जो होगी वो एज के इक्वल। इट मीन्स कि यहाँ पे उनकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी और ये जो भी कोई ऑब्जेक्ट होंगे अगर जैसे उनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, फिर हमने उनको स्लाइड किया है तो इट मीन्स कि वो रोटेट भी कर रहे हैं और वो मोशन ट्रांसलेशन मोशन में भी हैं। तो आपके पास फर्स्टली पोटेंशियल एनर्जी देन विच चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास एक डायग्राम आ जाती है। तो इट मीन कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये अब आपके पास डिस्क और हूप की उन्होंने एग्जांपल दी थी। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्क को जब आप दोनों इकट्ठा मूव करती हैं, या हमने एक सेपरेट डिस्क को देखा मूव करके, तो उन्होंने कहा कि जब आप इसे मूव करती हैं डिस्क जो है वो पहले यहाँ पे पहुँच जाती है ग्राउंड पे,
और हुप जो है वो इससे लेट आती है। ये एक्सप्रेशन हमने देखना है मैथमेटिकली कि ये डिस्क एंड हुप में ये डिफरेंस इस तरह से क्यों है। ये रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, कि इसकी वैल्यू ऑफ द हुप, वेलोसिटी ऑफ द हुप क्या है, वैल्यू ऑफ द डिस्क क्या है। देन अब आप ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये हुप यहाँ पे है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड विच इज़ इक्वल टू द ट्रांसलेशन प्लस द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया कि सम ऑफ एनर्जीज आपने कर दी। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ईयर आप लिखेंगे mgh की वैल्यू आ गई। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड प्लस हाफ mv² आपके पास जो है वो हुप के लिए एनर्जी आ गई। m की वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हाफ और हाफ मिलके जो है वो 1 आपके पास आ जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ द हुप जो आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द हुप इज़ इक्वल टू द gh। ये अब आपके पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से फॉर द हुप आ गया। अब आप इसका कंपैरिजन के लिए आप कैलकुलेट करेंगी वेलोसिटी ऑफ फॉर द डिस्क, देन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डिस्क। यहाँ पे आपके पास जो डिस्क है उसकी एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। जैसे ही आप डिस्क को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। mgh की वैल्यू फाइंड लगाएंगी इज इक्वल टू द हाफ mv², बेसिक इक्वेशन ऑफ द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ mv² जो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। दोनों का एक्सप्रेशन लेंगी। आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं, v² को आप कॉमन भी ले सकती हैं, फिर एलसीएम लेके हाफ प्लस 1/4 का एलसीएम, देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 mv² की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अब आपने इसमें से फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। m और m की वैल्यू को आप कैंसिल करेंगी। जो एक्सप्रेशन आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास फॉर द डिस्क आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/3 gh, और ये आपके पास अंडर रूट में आ जाएगी। तो अगर हम दोनों वेलोसिटीज़ का आप कंपैरिजन करें फर्स्ट ईयर, तो आप ये देखें कि इसमें जो है वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द हुप। तो अब इसलिए जो है वो डिस्क जो है वो डाउनवर्ड, अब पहले डाउनवर्ड जब आती है तो वो ग्राउंड पे पहले पहुंच जाती है और हुप जो है वो लेट पहुंचती है। तो ये आपने कंपैरिजन जो है वो याद कर लेना है, डेरिवेशन जो है वो अपने हाथ से एक मरतबा करके देखनी है। और फिर इसके बाद जो है फर्स्ट ईयर आप एक वीडियो देखें, उसमें आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मोशन ऑफ द हुप एंड द डिस्क जो है वो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Moment of inertia on a rolling disc. This is a solid disc. It has moment of inertia 1/2 m, the mass, r, the radius, squared. 1/2 mr squared for this solid disc. This is a ring of material. It's hollow in the center. All of its mass is concentrated at the outer radius. The radii of these two are the same, but this one has a moment of inertia of mr squared. So it has a larger moment of inertia, assuming the masses of these two objects are the same. The masses of these two objects, in fact, are not the same, but as it turns out, when you do the calculation, the mass cancels out of the calculation, and what matters is the radius, which is the same, and the distribution of the mass between the center and the outside. So we're going to release both of these from rest at the top of this inclined plane and ask which one of them wins the trip to the bottom. Will it be the one with the larger moment of inertia, mr squared, or the one with the smaller moment of inertia, 1/2 mr squared? So as you can see, the winner is the one with the smaller moment of inertia. Why is that? And the reason is that it has less resistance to turning motion because it has a smaller moment of inertia. So moment of inertia acts a lot like moment of inertia for rotational motion acts a lot like the mass for translational motion. The bigger the mass, the slower it is to start up. The bigger the moment of inertia, the slower it is to start turning.